रेडी। गुड आफ्टरनून जी, सत श्री अकाल सबको। हम आपका वेलकम करते हैं हर्मिटेज फैमिली मीटिंग में। हर सैटरडे में हम आपको इस बीमारी के लिए एजुकेट करते हैं, क्योंकि बीमारी में बहुत इग्नोरेंस होती है एंड कुछ ना कुछ हमारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी बीमारी को बढ़ा देते हैं। तो ये मीटिंग आज की टेस्टामेंट है। आज उन एडिक्टिव बिहेवियर्स पे हम बात करने जा रहे हैं जो फैमिली से अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए हो जाते हैं, जिससे बीमारी परपेचुएट यानी बीमारी बढ़ती गई। हमें लगा कि शायद हमारे प्यार से, हमारे गुस्सा करने से, हमारे कंट्रोल करने से हमारा लव्ड वन ठीक हो जाएगा। बट आज हम उन बिहेवियर्स पे ही बात करेंगे कि क्या इन बिहेवियर्स ने रिजल्ट दिया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में इस बीमारी को बढ़ाया, उसकी प्रोग्रेशन में उसका हिस्सा डाला। तो आज की मीटिंग में हम रिफ्लेक्ट बैक करेंगे अपने उन बिहेवियरल पैटर्न्स को, जिससे ये बीमारी ना चाहते हुए फुल ब्लोन एपिसोड में हमारे सामने आई है। तो अगर हम रोल ऑफ फैमिलीज की आज बात कर रहे हैं, तो हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि जब भी कोई साइकेट्री इलनेस या कोई एडिक्शन की बीमारी हमारे घर में आती है ना, हम रीज़न उसका बाहर ढूंढने चले जाते हैं। मैंने शायद पिछली बारी भी ये बात करी थी। कभी भी हम अपने घर में झांक के नहीं देखते कि क्या ये बीमारी घर से निकल सकती है या घर से बढ़ सकती है। हम और बीमारियों में हमेशा घर पे ढूंढते हैं कि बीपी फादर को भी था तो बेटे को हो गया, ठीक है, शुगर फैमिली में थी या कैंसर था तो हो गया। हम अपने रिफ्लेक्ट, जैसे मैम ने बोला, रिफ्लेक्ट करेंगे। पर इस बीमारी में हम कभी भी अपने बिहेवियर्स को अपनी फैमिली में झांक के नहीं देखते कि ये बीमारी हमारी तरफ से कैसे बढ़ी होगी या कैसे शुरू हुई होगी। तो हम आपका फोकस बार बार ये सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स में हम इसलिए लेके आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो जड़ है, हम कहते हैं जो रूट है, अगर हम उस पे काम नहीं करेंगे तो हम चाहे पूरा आला दुआला साफ कर लें, ठीक कर लें, जहाँ आपके लव्ड वन ने दोबारा आपके पास जाना है, अगर हम नॉलेज नहीं इकट्ठी करेंगे बीमारी के बारे में, तो वो चीज़ रेक्टिफाई नहीं हो सकती। तो फैमिलीज़ के लिए सबसे पहले ये चीज़ को एडमिट करना कि फैमिलीज़ ने अनजाने में कहीं न कहीं या तो शुरुआत, अगर शुरुआत नहीं हुई तो बढ़ाया कैसे इस बीमारी को। बिकॉज़ हमें लगता है मैं तो अपने बच्चे से इतना प्यार करती हूँ, मैंने कैसे बीमारी बढ़ाई होएगी, ठीक है? वो तो मेरा हस्बैंड है, मैंने कैसे उसको प्रोवोक किया होएगा, मेरी वजह से कैसे बीमारी बढ़ गई होएगी, मैंने तो हमेशा उसको ठीक करना चाहा। जैसे मैम ने 3 टर्म्स यूज़ की, प्रोवोक करना, इनेबल करना या उसको फाइट करना, ब्लेम करना। तो हमने जो भी तरीके अपनाए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लव्ड वन को इतनी शिद्दत से ठीक करने के लिए हमने वो तरीके अपनाए। बट क्या वो तरीके हमारे काम आए? मैं आपसे ओपनिंग अगर ये आपसे पूछूँ तो आपने ये सबने ये तरीके अपनाए? प्रोवोकिंग, इनेबलिंग, ब्लेमिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, ये बिहेवियर्स अपनाए? कोई अपना शेयर करना चाहेगा कि कैसे-कैसे आपने प्रोवोक किया या इनेबल किया? सो एक मिनट, इन वर्ड्स को हम पहले एक्सप्लेन कर दें। हाँ। प्रोवोकिंग का मतलब उकसाना, इनेबल का मतलब कि बिच बिच डुल जाना, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना, और जो वो काम वो पूरे कर सकते हैं, उनके हिस्से का काम भी खुद ले लेना आउट ऑफ लव, क्योंकि पीछे हमारा एक इमोशन चल रहा होता है कि मैं प्यार में अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। कंट्रोल करना मतलब जैसे कोई हेलीकॉप्टर फड़फड़ाता है कि जहाँ पे कोई कुछ चल रहा है तो उसको स्पाई करने के लिए, उसी तरह मैं अपना एक हेलीकॉप्टर इस पेशेंट के पीछे, अपने लव्ड वन के पीछे छोड़ देती हूँ कि मैं इसकी नज़र रखूंगी इसके ऊपर, ये कहाँ जा रहा है और कहाँ से वापस आ रहा है। शायद कंट्रोल करके मैं उसको ठीक कर लूँगी। और चौथा हम कह रहे हैं कि हमारा रिश्ता ही फिर बीमार हो जाता है, हम रोगी हो जाते हैं। तो ईच वन ऑफ यू की ये जो चार्ट जो हम कह रहे हैं कि ये जो बिहेवियर्स थे, क्या उनका कोई रिजल्ट आया? हाँ जी मैम। अम, मैं चारे चीज़ां कीतियां ने। चारे चीजें। हाँ जी, सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल जी। मैं एक्चुअली चारे चीज़ां कीतियां ने कि ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ
ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹम्म ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ हम्म ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ हम्म ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। तो क्या आज हम इस बीमारी में अपने आप को डिटैच कर सकते हैं? डिटैच का मतलब कि हम अलग करके देख सकते हैं कि ये मेरा प्यारा था, ये उसकी बीमारी है। जो मैं सब कुछ करती रही, ठीक है, वो मेरा टारगेट कर रही थी अपने बेटे को, उसका इन रिटर्न क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस कि वो बीमारी बढ़ती रही। नहीं लगਿਆ ਕਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਭੇਜਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। मेरे ये जितना लाड प्यार ये गुस्सा होता है, मैं कहती हूँ कि मेरा अपना जो प्यारा है, ठीक है, इसको ये करने से, पर्दे डालने से, उसकी गलतियों पे बड़े पर्दे पाए, बहुत कुछ किया, मतलब हर एक कुछ छुपाना, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ रौला पाना चाहिए। ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें हमारे लव्ड वन और उसकी बीमारी में हमको एक थिन लाइन डिटैच होके देखना है कि ये जो बिहेवियर्स मैं कर रहा था उससे उसकी बीमारी बढ़ी है। अब मैं कोई ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस करूं, मैं कोई ऐसे हेल्दी तरीके सीखूं जिससे उसकी बीमारी के साथ मैं डील कर सकूं। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਮਰਤਾ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ, ਆਹ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि मैं उसको कुछ बोलती ही नहीं थी कि रौला पै जाएगा, आस पड़ोस के लोग सुन लेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। तो ये दहशत जो है ना, ये हमारे लव्ड वन की नहीं है, ये दहशत बीमारी की है। क्योंकि स्टिग्मा ही इन्ना ज़्यादा है कि लोग की कहणगे, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਪੇਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ, ਟੌਕਸਿਕ ਸ਼ੇਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 10 years, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ 7 years ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਐਵਰੇਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 7 years ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਏਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੇ। तो 7 ਸਾਲ ਤੇ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ 7 ਸਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਓਨਲੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਵਡ ਵਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਵਡ ਵਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਵਡ ਵਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਹੁਣ ਅਪਣਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਰਕੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਬਬਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਵੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ बढ़ावा दिता है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਓਵਰ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਭ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੇ ਬੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬੰਕ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਕੰਮ ਲੈਣ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਪਰ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਦ ਫਰਸਟ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਮ ਤੇ ਗੁੱਸਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਲਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਦੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਵਡ ਵਨ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਐਂਡ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। 4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਫਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ
ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਬਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੂਨ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਬਸੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਲੀ ਲਾਉਣ ਤੇ, ਜੋ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭੜਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ, ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵਰ ਯੂ ਐਟ ਪੀਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਕੋਸਤਾ, ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਤਾ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਓ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਯੂ ਟੂ ਆਂਸਰ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਊ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਫੀਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? वो तो बाद की बात आती है, तब तो इलाज की एबीसी नहीं पता होती हमें। मतलब हाउ डू यू फील? मतलब इतनी Within बच्चे को yourself. इतने कड़वे इतने तीखे शब्द जब आप बोलते हो और उसके बाद क्या आप चैन में बैठते हो? आपने क्या महसूस मतलब मेरे किया? को आपकी फीलिंग जाननी है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या है, क्लिनजिंग प्रोसेस है ये। एक सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स इज अ क्लिनजिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ कुर्सियों पे बैठ के आपको बहुत ज्यादा ना अपने अंदर एक रिफ्लेक्शन जा रही है, झाती मार रहे हैं ਅਸੀਂ अपने अंदर। सो बड़े सारे इमोशंस आएंगे यार। अच्छा मैं उदो मतलब ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ंस ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਰੇਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂ। ਬਟ ਟੁਡੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਸਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਖਾ ਲੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਉਹਦਾ ਰੂਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅੰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬੋਲਤਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਕਰ ਨਾ ਹੀ ਲੈ, ਨਾ ਲਵੇ। ਖਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਕੁਝ। ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਵੀ हो गया भी मैं अपने बच्चे ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। थोड़ा माइक में इधर लेके आना चाहूंगी। आई आप वुड लाइक पीछे भी वो बात करना चाहते हैं। ਫੀਲਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਮਨ ਚ ਆਵੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਲੈ, ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਲੈ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗੂਜ਼ਬੰਪਸ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਫਾਦਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ
ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਓਕੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ 20 ਦਿਨ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ डेंजरस सा क्रूर है। मतलब वो डेंजरस क्या है, वो बीमारी है ना सर उसकी, हाँ कि हमारी पेन का इतना सैचुरेशन कि वो इतनी ऊपर भर चुकी है कि हमें लगता है कि या खुदा बस अब जहाँ ये रह जाए, जहाँ मैं रह जाए, क्योंकि मैं इसको तिल तिल मरते नहीं देख सकता। जहाँ मैं तिल तिल जो रोज मैं मर रहा हूँ इस घर में, मुझसे नहीं देखे जा रहा। जहाँ इसको चुक ले, जहाँ मुझे चुक ले, आज कहानी खत्म हुई इस चीज की। अब आप ये देखो कि ये बीमारी कितनी को ताकतवर है। बाकी बीमारियों में आप देखो कितना कॉन्ट्ररी ऑपोजिट होता है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे सिंपैथी करते हैं, सब मदद करते हैं। और इस बीमारी में हम देखो कि क्या विश कर रहे हैं, अपने डेथ की, अपने लव्ड वन की डेथ की। मतलब ये बीमारी आप देखो कितनी को खतरनाक है कि जहाँ पे एक इंसान कहते ना माँ अंदरा मतलब जुड़ियां होंदियां, माँ मंग मंग के बच्चों नूं लैंदी है, ठीक है, आप ना खा के बच्चों दा हर उनकी चीज़ों को पूरा करती है। पर ये बीमारी कहाँ पे हमें किस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा रही है कि जहाँ पे क्या विश कर रहे हैं हम खत्म ही हो जाए। कितना पेनफुल है ये टू हियर दैट। राहुल आगे ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਲਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਲਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਏ, 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਡਰਿੰਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। देखो, मैंने आप लोगों से क्या आपने फील किया ना, पूछा ही इसलिए कि प्रोवोकिंग कर करके आपको क्या फील होता है, फिर आप कहाँ आते हो। बिकॉज नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये नेबरिंग बिहेवियर, क्योंकि प्रोवोकिंग कर करके हम इतने गिल्ट में, हम इतने परेशान हो जाती है, हमारी पीस ऑफ माइंड इतनी हो जाती है। जो आप लोगों ने बिहेवियर्स बताए, मैं कुंडे जो मैं दरवाजे तो इतना देखना, ठीक है, किते बाहर ना चले जाए, फिर उन्होंने अपने हत्था नाल रोटी खवानी कि उन्हें कुछ खादा नहीं है। ये क्या है कि अब पहले असी गुस्सा कर लिया, हुण असी विच जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा तू ये करना है ना, मैं तेरे लिए कर दिया, क्योंकि मेरा गिल्ट भी ऐड हो रहा है, मेरा फेयर भी ऐड हो रहा है, और सब का मसाला बन के की हो रहा है, मेरा इनेबलिंग दे विच आ रहा है कि हुण मैं इन्ना इनू बोल चुकी हाँ, हुण जो ये कहेगा मैं हुण इस पासे। सो सैकेंड बिहेवियर जो फैमिलीज अपने लव्ड वन नू ठीक करन वास्ते करदियां ने, ठीक भी नहीं मैं कहूंगी, हार्म रिडक्शन ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, अपनी बिकॉज गिल्ट ठीक को नहीं, हाँ कवर अप करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। सो ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਲਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਨੂੰ। ਸੋ देयर इज, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵ ਹੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। सो सेकंड थिंग जो ਅਸੀਂ एक्सप्लेन, डू यू वांट टू से समथिंग एल्स? एनी ਹਾਂਜੀ, अदर? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਨੇਬਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਐਗਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਡਾਈਟ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਕੇ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, अभी आप मेरे को बताओ, आप पिछली बारी डाटा इंटरवेंशन करने आए, उन्होंने आपको क्या बोल के भेजा? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਂਸਡੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। आपने कैसे रिएक्ट किया और आपने मुझसे क्या पूछा? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਔਫਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैंने आपको एक मैसेज किया था, क्या मैसेज था? ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। दैट मेक सेंस। एंड कल उन्होंने फोन किया एंड कैसे बात करी उन्होंने? ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਨੈਕਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ कोई ਨਹੀਂ ਸੀ। मतलब नहीं सीगा। सो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇੰਪਲਸਿਵ ਤੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵਾਈਫ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੀ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਬਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਮੈਮ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਨੈਕਸ ਲੈ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲੈ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਨੀਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਉਹ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਬਿਮਾਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਲਵਡ ਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਐਂਡ then take decisions, and this is very good and appreciable on your part that you took me in the loop ki what you suggest. So ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਦਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹਜੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਐਟ ਪੀਸ ਵਿਦ ਆਰਸੈਲਵਸ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਸੈਕੰਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਡਿਨਾਈਂਗ ਦ ਸਵੈਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਵੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਮ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਬੀਅਰ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਈਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ, ਆਸਕ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹ ਕੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर योर चिल्ड्रन, क्या वो घट है?
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਵੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ। अनइनेबलिंग वैसे उसका मीनिंग होता है टू सपोर्ट समवन, अगर इनेबल ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਮ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮਾਈ ਲਵਡ ਵਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਇਨੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨੇਬਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ, ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਤਾ, ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫੋਨ ਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲ, ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਨੇਬਲ। ਇਨੇਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪ ਮਤਲਬ ਚੁਭਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਸੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ ਵਾ, ਬਟ ਸਿਆਣਪ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਲਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਮੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁੱਤੇਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਡੋਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨੇਬਲਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਆਵੇ कि मैं चंगी माँ नहीं, मैं एक चंगा प्यो नहीं, मैं अच्छी वाइफ नहीं। तो इसको कवर अप करने के लिए व्हाट डू, आई स्टार्ट ओवर कंपनसेटिंग दोज बिहेवियर्स जिन नाल ओरी बीमारी होर वध जावे। तो दैट इज इनेबलिंग। जो आपने बोला कि जब वो पी कर आए थे, आप प्रोवोकिंग ही ना करते तो वो रात को गाड़ी लेके बाहर जाते ही ना। जड़ कहाँ से शुरू हुई कि जब कोई इंसान नशा करके आया, पी के आया, हम तभी तू मैं शुरू कर देते हैं, और फिर जब हम कमरे में जाते हैं फिर हमारा दिल धक 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 करता है कि अब ये घर से ना निकल जाए, फिर हम उसको खुद ही बना के, आपने बोला कि आप ਉਹ ਜੇ ਜਾਗ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, 8 ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ बीमारी विच है ते ए सिम्पटम ते आना ही है ना। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਰਾਈਟ, ਡਰਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। मैं आई कैन अंडरस्टैंड, मैम ने जैसे बोला कि एनेबलिंग का मतलब है तो हेल्प करना ही है, ठीक है। बट द थिंग इज कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਉਹ ਆਪ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਖੁਦ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। when you are into the treatment you will not do this anymore na, ठीक है। what we are here trying to say, because ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। once you are in the treatment we are guiding you, you will not enable the patient, you will, the first thing if god forbid ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, the first thing you will do is you will call us, you will take help, and you will give medicine. intervention comes ना, प्रोसेस इंटरवेंशन इसी को ही बोलते हैं कि लाइक जब सुबह उसका जब नशा जब उतरेगा तब राइट टाइम है बात करने का, तब एक एक फैमिली मेंबर को उसके पास बिठा दो, ठीक है। जैसे वो रात को पी के 2 बजे आया, 12 बजे आप देखते हो वो जाग रहा है, अब एक एक फैमिली मेंबर वो उसको प्यार से
कि जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मैं बहुत हर्ट हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, मुझे आपको इस हालत में देख के बड़ा दुख होता है। ये प्रोसेस इंटरवेंशन दैट इज लाइक कि अब आगे कैसे करना है, जो मतलब वी आर मिसिंग था। गिविंग यू, वी आर नाउ इक्विपिंग यू विद द राइट स्किल्स कि अगर आपके लव्ड वन को 2 बजे ऐसे क्रेविंग हो रही है, सो हाउ विल यू मैनेज नाउ? वो हम आपको स्किल्स आपको लर्न कराएंगे, वो स्किल्स आप में डेवलप करेंगे। दिस इज जस्ट वी आर सेइंग कि इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर रहे थे? अब मुझे बताओ कि अगर कोई इंसान ड्रिंक करके आया, बाथरूम में जाके पास आउट हो जाता, हमने बहुत बार देखा है हमारे पेशेंट्स कमोड के ऊपर ही, जब बाथ टब में, हमने हमेशा क्या किया, हमने उनको पकड़ के वापस लेके आए हमने हैं। उनको पकड़ के बेड पे चादर कंबल डाल के कोजी करके सुला दिया। राइट। जब वो सुबह उठते हैं उनको याद होगा? नो। दिस इज इनेबलिंग। कि हम तो कहते हैं कि अगर वो बाथरूम में अगर वो गिर गया है, जब वहीं पे सो रहा है, एंड इट इज वेरी कॉमन, अल्कोहलिक्स में तो बहुत कॉमन होता है कि आप उनको वहीं पे रहने दो, अगर उल्टी भी है वो भी साफ मत करो, एक बार सुबह आंखें खुले वो देखे तो सही कि एडिक्शन मेरे साथ, मेरा सब्सटेंस मेरे साथ कर क्या रहा है। अनेबलिंग में हमने क्या किया, कुशन कर दिया ना। कुशन क्या हमने किया, जो उसको बिस्तर तक लेके गए, उसको साफ किया, उसको कंबल दिया, उसको सुलाया, दैट इज कुशनिंग। की उसको हमने वो बॉटम, वो क्रैश बॉटम वो देखने ही नहीं दिया। और अगर जैसे अगर जिसका आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हो, सपोर्ट व्हील्स हैं उसके साथ, ठीक है, आप बोलो कि मेरे बच्चे को जी चोट नहीं लगनी चाहिए, सपोर्ट व्हील से ही चलाई जाए, सो ही और शी विल नेवर मेक इट टू दैट, कि वो कभी सीखेगा ही नहीं। हम ये कर रहे हैं कि हम उस डर से कि ये गिरे ना, हम उसको क्वेश्चन कर ही जा रहे हैं। तो क्या वो सक्सेसफुल या कहीं पे पहुंचेगी वो चीज? और जिनका दिल नहीं लग रहा ना कि वो बाथरूम में ऐसा सो रहा है, वो अपना चादर तकिया लेके वहीं पहुंच रहे हैं, वहीं सो जाए, क्योंकि आपका प्यार बहुत ज्यादा होता है, आप भी साथ सो जाओ। लेट पेशेंट सुबह जब उठेगा उसको देखने दो कि मेरी फैमिली भी मेरे साथ कैसे रात उसने निकाल ली है, तो शायद पेन के चांसेस उसकी लाइफ में होंगे। दैट एडिक्शन मुझे पेन दे रही है, वो देखेगा। पर जब हम कवर अप कर देते हैं तो फिर उसको लगता है कि ठीक तो है सब कुछ, मेरी वाइफ को कहाँ प्रॉब्लम है। सो ये हमने अंडरस्टैंड करना है। देखो, एक 5 साल का बच्चा तस्मे बांध रहा है, आपने उसकी हेल्प की। जब आप 20 साल के किसी आदमी के लेस बांधोगे तो क्या कर रहे हो? इनेबल कर रहे हो, वो तो काम वो कर सकता है। तो एडिक्शन में आउट ऑफ ये जो पीछे इमोशन होता है ना हमारा, वो इमोशन होता है कि मैं प्यार करती हूँ, ये मेरा फर्ज है। और उस फर्ज के चक्कर में, प्यार के चक्कर में हम क्या करते रहते हैं, कवर अप करते रहते हैं, इनेबल। मतलब उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो एडिक्शन ने देने होते हैं, उसको वो ताप, उसको वो आंच, वो कंडे महसूस ही नहीं होने देते। हम कहते हैं कि नहीं, हम उन कंडों से उसको बचा के रखेंगे, हम उसके ऊपर मतलब कालीन बिछा देंगे, फूल बिछा देंगे, ताकि उसको वो कोई पेन ही ना उस चीज की महसूस हो। और ये हम सब करते हैं एंड कहीं ना कहीं। मोर सैड टू दिस स्टोरी इज कि हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी एनेबलिंग सिखा देते हैं। हमारे घर के बच्चे भी हमारे लव्ड वंस को जो इस बीमारी में है उनको इनेबल करना सीख जाते हैं, ठीक है। वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं जी जल्दी सियाने हो गए हैं, इसको समझ में आ गई है। तो जो एक मदर कर रही होती है वो अपनी डॉटर इन लॉ को वो इनेबलिंग सिखा देती है, जो एक मदर कर रही होती है वो अपनी बच्ची को या अपने बच्चों को वो इनेबलिंग सिखा रही होती है अनकॉन्शियसली। अनइनेबलिंग कमरों में चलती है। एक वाइफ को लगता है कि नहीं बाहर मतलब मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं आज ना बताइए, मैं कल से छोड़ दूंगा। तो शी ट्राइज टू इनेबल, क्योंकि उसको लगता है मेरा प्यार है तो है, एक बार एक चांस दे देती हूँ, एक मौका दे देती हूँ, मैं बाहर नहीं बताती कि ये रात को 4 बजे आए थे, इस हालत में आए थे। एंड नॉर्मली वाइफ्स डू दैट। मदर्स इनेबल करती हैं, वो फादर्स को नहीं बताती, ये ले 2000 रुपया पापा को ना बताएं कि मैंने दे दिया। ये सब हम सब ने किया हुआ है, ठीक है। पापा चुपके से जाके दरवाजा खोल देते हैं, जब मेन गेट की चाबी बाहर रखाते हैं कि मम्मी को ना बता दी कि तू कितने बजे रात को आया था। दिस इज हाउ, मतलब हम पर पर्सन वी इनेबल उसकी बीमारी को, अपने लव्ड वन को। और फिर हम कहते हैं कि बीमारी कैसे फुल ब्लोन आ गई, ये कैसे इतनी फैल गई। तो ये हमको आइडेंटिफाई करने हैं कि मैंने कहाँ कहाँ, जो हम ये कहते हैं ना छुपा के रखेंगे, मम्मी को ना बताई, पापा को ना बताई, वाइफ कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी। सो वी हैव टू आज टुडे उन सारे पैटर्न्स को, उन सारे बिहेवियर्स को आज हमने देखना है। मैंने प्रोवोकिंग की, फायदा हुआ, गुस्सा करने से वो ठीक हुआ नहीं हुआ। सगो मैं कहाँ पे उतर गई, एक एक्सट्रीम एंड पे मैं प्रोवोक कर रही हूँ और दूसरे एक्सट्रीम एंड पे मैं क्या कर रही हूँ, इनेबल कर रही हूँ।
तो इसका मतलब ये भी तरीका अनहेल्दी है। लेट्स मूव फर्दर। और कौन से अनहेल्दी हमारे बिहेवियर्स रहे हैं जिसके कारण हमारी बीमारी ये एडिक्शन की और घर में ग्रो करती रही? Controlling behavior, monitoring and trying to control actions, making decisions for the addict, setting rules but not enforcing them, and believing they can fix the addict through willpower. सबसे पहले अगर हम बात करें मॉनिटरिंग एंड ट्राई टू कंट्रोल द बिहेवियर, जैसे मैम ने बोला था हेलीकॉप्टर वाइफ्स होती है, हेलीकॉप्टर मॉम होती है, तो हर टाइम हम स्पाई एजेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, या मैं साथ ही चलूं, मेरे नाल ही एक मेरा खैड़ा नहीं छाड़ता, मैं जिथे जानी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जान रही हूं, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? जीपीएस डलवाए हैं आपने बच्चों के फोन में, स्कूटर में, गाड़ियों में स्कूटर जीपीएस में, भी वो गाड़ियों कराए में हैं। ट्रैक करेंगे उसकी लोकेशन? यस। मैंने तो यहाँ तक देखा है वो चिप डलवाई हुई थी मेरे मदर ने अपने बेटे के अंदर कि वो जहाँ जाता था, मैं कहा वो चिप जाके क्या हुआ, आपको चैन मिला कि आप और बेचैन हो गए? कहते मुझे बिल्कुल चिप से दिख रहा था कि ये पहुंच गया। तो मैंने कहा उतने साल तो आप कितनी तड़प में रहे होगे, जब आप सामने अब आप देख रहे हो कि ये पहुंच गया उस इलाके में, उस पेडलर के पास। हाँ जी सर, माइक देना सर। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें आवाज नहीं आई, वहां पे नहीं आएगी जी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें ऐसे था जी, जैसे ही मेरे बेटे को पता लगा नशे के बारे में या बीमारी के बारे में, वो भी दे दो। 2 घंटे में मतलब उसका ट्रीटमेंट शुरू करा। उसके बाद जैसे जीपीएस और इसकी आपने बात बताई, मैंने गाड़ियों में हर जगह, स्कूटी में, साइकिल में, हर जगह जीपीएस था, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट सब पहले शुरू कराया विद इन 2 घंटे में पता लगने के बाद, और ये ट्रीटमेंट 6-7 साल से चल रहा है। लास्ट में आके मैं यहीं पे रुका हूँ जहाँ थोड़ा विश्वास हुआ है मेरे को कि अब सही ट्रीटमेंट हो। लेकिन ये सब काम मैंने किए। कब किए? मैंने ट्रीटमेंट में लेके गया, उसके बाद वो जैसे ही घर में आया और मैंने उसको देखने के लिए कि ये गलत है, सही है, कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, मॉनिटरिंग की। मुझे नहीं पता गलत था या सही था, लेकिन ये मैंने किए। और इसी तरह से इन चीजें और भी हमने, जैसे जैसे उसको, जैसे अब आप बोल रहे हो कि मैंने उसको प्यार से लिया था, प्यार से समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन इन चीजों का कोई इफेक्ट आता नहीं था, कभी कोई इफेक्ट आया नहीं इन चीजों का। और ऐसे ऐसे जैसे जो बीमारी बढ़ती चली गई, मेडिकली ट्रीटमेंट, रिहैब में रखना, उससे भी की, मुझे ट्रीटमेंट सही नहीं मिला। लेकिन इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैंने जब 2 घंटे ये बीमारी पता लगने के बाद 2 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट शुरू करा दिया, और फिर भी मुझे 6-7 साल सफर करना पड़ा, इसका क्या कारण? यहाँ तो हम यही बोलेंगे कि राइट अप्रोच, बिकॉज क्या है कि शायद हम पेशेंट को ही ठीक कर रहे थे, हम एज अ फैमिली नहीं ठीक हो रहे थे। बिकॉज यहाँ जो हमारा फोकस रहता है वो फैमिलीज पे बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज हम बार बार ये बोल रहे हैं कि फैमिलीज का बिहेवियर भी ना चाहते हुए इस बीमारी को बढ़ाता है। तो यहाँ हम जो एक काम कर रहे हैं, वी आर अ ब्रिज बिटवीन यू एंड योर लव्ड वन। शायद जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं, आई वुड नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग, ठीक है, बट वो बहुत ही पेशेंट ओरिएंटेड और पेशेंट फोकस्ड रहते हैं, वेयर एज वी फील, हम इस अप्रोच पे काम करते हैं दैट दिस डिजीज इज अ फैमिली डिजीज एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द होल फैमिली। सो वी आर नॉट जस्ट वर्किंग विद वन पर्सन। एक फैमिली में कम से कम 5 मेंबर होते हैं, सो वी एट अ टाइम वी आर वर्किंग विद 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब आप देखिए कि नहीं। जो हमारे पास यहाँ पे हमारा पेशेंट आया है, ठीक है, जो आपका लव्ड वन है, उसके बिलीफ सिस्टम्स, उसका पर्सपेक्टिव कहाँ से आया? उसकी फैमिली से। फैमिली का बिलीफ सिस्टम, फैमिली का पर्सपेक्टिव कहाँ से आता है? कल्चर से, सोसाइटी से, उसके एक्सपीरियंसेस से। बट जब अब एडिक्शन की बीमारी घर पे आ जाती है, सिर्फ फोकस पेशेंट ओरिएंटेड नहीं रह जाता कि खाली पेशेंट को अपने बिलीफ सिस्टम्स, पेशेंट को अपने बिहेवियर्स, पेशेंट को अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है, बिकॉज जाना कहाँ पे है उसने? उस फैमिली में। सो इस बीमारी में फैमिली जब तक फोर फ्रंट पे आगे नहीं आएगी, अपनी बिलीव्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने बिहेवियर्स, अपने घर के माहौल को जब तक चेंज नहीं करेगी, तब तक बीमारी किसी ना किसी कोने से पीपिंग करती रहेगी, बिकॉज इट इज वेरी पावरफुल।
पुराने क्या एक्सपीरियंसेस रहे वी डोंट नो, बट हमें है कि चलो जहां से शुरुआत होती है वहां से हम अपने आइडेंटिफाई करते हैं वो कौन से पैटर्न्स थे, उनका रिजल्ट क्या हुआ। सो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, व्हाट इज द बेस्ट स्किल, व्हाट इज द राइट अप्रोच, मैं वो शुरुआत करूं। मेरे को सिर्फ ये ना लगे, क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में आते लगता है कि बीमारी इसको है, इसे ही ठीक होना है, ये जब छोड़ देगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेरस हम कहते हैं कि ये बीमारी फैमिली डिजीज है, इस पेशेंट के साथ सारी फैमिली को भी हील करना पड़ेगा, इंपावर होना पड़ेगा और अपनी रिकवरी करनी पड़ेगी। तो हमें लगता है ना इन्हें कीता यही छड़ेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हमारा परसेप्शन इट हैज टू गो। ये जो हमारा जो नजरिया बना होता है ये सबसे पहले टूटना चाहिए कि बीमारी घर की हो गई है, एडिक्शन कंटेजियस है। एक इंसान बीमार होगा, जैसे कोविड आया था, प्रिकॉशंस कितनी ली थी हमने, इस बीमारी में भी ये एक इंसान नशा करता है सबको अपनी चपेट में ले लेता है। सो दैट इज पावरफुल। तो इसलिए फैमिली को भी इक्वली अपने बिलीव्स, अपने बिहेवियरल पैटर्न्स, अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस, तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा, देन देयर वुड बी द रिजल्ट। एंड दूसरी चीज अच्छा। क्या है कि हम जो ड्रिवन होते हैं ना, हम्म। हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ना करा के, ट्रीटमेंट का हिस्सा ना बन के और सब कुछ कर रहे होते हैं। तो उसका रीजन सिर्फ एक है कि हमें डर बहुत है। हम अपने लव्ड वन को इतनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं कि हमें उसको खोने का डर है, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते। और ये जो सारे बिहेवियर्स आते हैं उसको खोने के डर से ही आते हैं। यहाँ जो हम कर रहे हैं, आप में फेथ इंस्टिल कर रहे हैं। फेथ मतलब कि पहले यू वर लॉस्ट, आप ट्रीटमेंट करा रहे थे बट यू वर लॉस्ट कि अगर कोई गलती होगी तो क्या करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कमिट नहीं कर रहे, स्लिप नहीं हो सकता, रिलैप्स नहीं हो सकता, क्रेविंग्स नहीं आ सकती, कुछ हम ऐसा नहीं कर रहे। द ओनली थिंग वी आर डूइंग इज इंस्टिलिंग दैट फेथ इन यू कि आपको अगला रास्ता पता है कि अगर ये हो जाएगा तो हमें क्या करना है। क्योंकि जब आप लॉस्ट हो तो आप अपने पुराने तरीके ही करोगे। अभी भी अगर आप ट्रीटमेंट में आज भी हो, आप अगर यहाँ से डिस्चार्ज होके बच्चा गया है और अगर आपको फेथ नहीं है, अगर आप हमारे साथ टीम में नहीं हो, अगर आपको राइट रास्ता नहीं पता, इसके बाद फॉलोअप्स है, फॉलोअप्स के बाद ये चीज होनी है, ऐसे होना है, ये पेशेंट मना करेगा तो मुझे उसको कैसे लेके आना है, अगर मुझे ना करनी है तो मुझे कैसे असर्टिव होके करनी है, अगर आप वो स्किल्स आज भी नहीं सीखोगे, आप अपने पुराने वाले तरीकों पे ही जाओगे। ठीक है, सो द ओनली थिंग, मेरा ख्याल जो डिफरेंस आता है ट्रीटमेंट में वो वही आता है कि हम फैमिलीज को स्किल्स सिखाते हैं कि अपने लव्ड वन की बीमारी के साथ उसको कैसे मैनेज करना है। तो हाँ जी मैम। अच्छा, हाँ जी। ये था कि जैसे अभी आप बोलते हैं कि हमें छुपाना नहीं चाहिए, सबको बोलना चाहिए, तो मतलब कहाँ तक, किस लेवल तक हाँ, बोलना कहाँ चाहिए? तक ये है कि हमें बिल्कुल ढोल लेके नहीं सबको बताना हाँ हाँ। कि मेरा बेटा एडिक्शन में था, मेरा बेटा ट्रीटमेंट में है। सिलेक्टिवली जो आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उनसे बात कीजिए। ठीक है, नहीं। क्योंकि आप जहाँ पे जाएंगे 10 लोग होंगे, क्योंकि उनको इस बीमारी के बारे में नहीं पता, और अगर मैंने उनको बताया वो मुझे भी इस प्रोसेस से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उनके घर में ना उनका बेटा बीमार है, ना उनके घर में ये प्रॉब्लम है, ना उनको इस चीज के बारे में जानकारी है। ठीक है, बट हाँ, हम सबको हमारे रिश्तों में पता होता है कि ये इंसान है जो यहाँ पे आके सुन भी सकता है, समझ भी सकता है, जो मुझे इमोशनली भी सपोर्ट कर सकता है। वो हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई तो जरूर होगा, कोई तो सपोर्ट सिस्टम होगा। आप उनको बताएंगे, उसका फायदा ये होगा कि आपका बर्नआउट जब होगा आप थक जाओगे, क्योंकि एज अ केयर गिवर हम थक जाते हैं। ठीक है, तो वो सपोर्ट कहीं ना कहीं हमें वो पॉजिटिव एक एनर्जी देती रहेगी। सेकंड, वो हमारे डिफेंस, हमारे गार्ड साथ में बनते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, टीम वर्क, सिनर्जी, कि हम अपनी टीम में उन लोगों को साथ में इन्वॉल्व करें जो हमें राइट डायरेक्शन में एक फोर्स, मतलब हमको प्रोपेल करें कि आगे बढ़ो। बट आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, किन लोगों को बताना है, किन लोगों को नहीं बताना। आपको लगता है कि हाँ इनको बता सकता हूँ, आप उनको लिंक भेज सकते हैं, हॉस्पिटल की मीटिंग्स के लिंक्स भेज सकते हैं कि भाई सुनो ये है, ताकि उन्हें भी तो पता लगे। क्योंकि नॉर्मल परसेप्शन क्या होगा कि गंदा इंसान है, इनके बेटे के घर में पता नहीं मतलब क्या क्या करता है, नशेड़ी है, वो लेबल अगर वो देगा तो वो कल को वही रिश्ता उसको ऐसे देखेगा। तो सिलेक्टिवली आप देखिए कि कौन है, मामा है, चाचा है, भाई है, बहन है, कौन है वो लोग, लिंक्स भेजिए,
आपको इतना तो पता होगा कि कौन आंदरें जिसकी है जुड़ी हुई हैं, जो वाकई में हमारी मदद करना चाहता है, सिर्फ उनको बताएंगे आप। और जो नहीं समझ रहे ना, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, हाँ बिकॉज हमें बहुत एनर्जी चाहिए अपने लव्ड वन को हाँ। सेव करने के लिए, वी नीड एनर्जी। ठीक है, सो तभी हम ये मीटिंग्स करते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिनर्जी वो दिखती है, चाहे आप ब्लड रिलेशन नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड एक दूसरे की पेन को, फीलिंग को, बिकॉज एक रिश्ता अगर जुड़ता है तो एक बुनियाद होती है कि सबका दर्द सेम है। तो यहाँ जितने लोग आप बैठे हो, सबकी पेन सेम है, तो आप एक दूसरे से कनेक्ट बहुत ज्यादा कनेक्ट और रिलेट कर सकते हो, शायद उतना जितना आप रियल अपने बहन भाइयों के किसी के साथ कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपकी ताकत है। सो आपने अपनी ताकत ढूंढनी है और एनर्जी वेस्ट मत करो जिसको नहीं समझ में एंड आता। कई बार यहाँ पे मीटिंग्स में भी होता है, उस एक डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ आई है, तो वो कहती है ये बात मेरी मदर इन लॉ पे टुकती है, अब इनको समझ आ जाएगी। ये मेरी वाइफ की प्रॉब्लम भी है। बहुत ये हमारे हर को जगह सुनना मेरे को पड़ता रिलेट है। कर देगी। मैं कहा, बच्चों पे फोकस कर लो। मैं कहा, नहीं बच्चों को बाद में, पहले मेरे ऊपर और रिलेट कई कर बार देगी हम जाती जब है। ऐसे कोई बात करें डॉटर इन लॉ पे, तो मदर इन लॉ को बड़ी वो एक राहत मिलती है कि अच्छा हुआ इन्होंने ये ਗੱਲ कहती है। ठीक है, सिमिलरली इट गोज विद द फैमिली, मदर फादर को कि अच्छा हुआ इनको ये बात सुना दी, मेरी बात का तो असर नहीं है। रिकवरी हमेशा आपको कहती है वर्किंग ऑन मी, आप अपने पे फोकस रखें। अगर आपका फोकस हटा तो आपका प्रोग्राम भी साथ में गया। ठीक है, तो कर तो अपनी मीटिंग दोनों अटेंड रहे हैं, बट स्पेशली फोन करके नहीं मैम, वो सुनते हैं पर वो समझ कुछ नहीं रहे, जो चीज मैं समझ रही हूँ वो उनको समझ में नहीं आ रही है। मैं कहा हर किसी का अपना अपना दायरा होता है, अपना अपना टाइम होता है समझने का, आप अपने पे फोकस करो। अभी आप यहाँ पे भी मीटिंग्स में एवरी सैटरडे मतलब तो बैठते हो, तो आपका एजेंडा ये ना हो कि मेरा लव्ड वन कैसा है, आपका एजेंडा हो कि हाउ फार मैं कितना आगे अपनी लाइफ में हील कर चुकी हूँ, मैं कितना आगे आ चुकी हूँ, मैं जो पेन में आई थी यहाँ पे वो मेरी पेन कम हुई, मैं अपने मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स को पहचान पाई, मेरे पुराने ढर्रे जो थे जिस हिसाब से मैं बीमारी को देख रही थी क्या वो टूटे। आपका फोकस सिर्फ आप पे होना चाहिए। रिकवरी कंटेजियस है, टाइम लगता है, जैसे बीमारी बिल्कुल सबको अपनी वो आग में लपेट लेती है ना, रिकवरी भी बिल्कुल जब घर पे आती है तो एक दूसरे को बिल्कुल वो भी छूती है, पर टाइम लगता है, प्रोसेस है, ओवरनाइट कोई मैजिक नहीं है। सच में मैजिक होता 1 2 3 हम आपको गिफ्ट कर देते कि ये लो रिकवरी, शायद होपफुली कुछ ऐसा मैजिक आ जाए, आगे आ यहाँ जाए। पेशेंट्स भी हमें पूछते हैं ना मैम 3 महीने तो हमें नहीं लगता ज्यादा, मैं कहा सानू कोई फांडा फुंडा आंदा ਹੁੰਦਾ ना, सच्ची मैं फटाफट फांडा करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ, बट ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ है नहीं है क्विक फिक्स। सो जो प्रोसेस है वो तो सानू करना ही पैना है। सो अभी तक हमने 3 मैम का बिहेवियर्स किए। क्वेश्चन है। हाँ जी मैम। इसीलिए गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ इसीलिए जी। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठकर हमें जीने की जो कला है, जीवन जीने की कला, वो सीखनी है, और उसको सीखने के लिए हमें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी कि किस तरीके से हमारे जीवन में हमने जो गलतियाँ की हैं या जो भी हमारे करैक्टर फ्लॉज हैं उनके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। अगर हम अपने ऊपर वर्क करेंगे तभी हमारा पेशेंट जो है उसमें रिकवरी आएगी, जो मैंने प्रोग्राम से लर्न किया है। और जो करैक्टर फ्लॉज हैं, ये एडिक्शन जो है वो तब तक नहीं जाएगी जब तक करैक्टर फ्लॉज नहीं ठीक होंगे, जो हमारी गलतियां हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे सीखा कि 33% हमने करना है और 33% पेशेंट के लिए हमें छोड़ना है, और 34% जो है वो बाबा जी ईश्वर के ऊपर छोड़ना है। तो जब से मैंने अपना 33% करना सोचा है, टू बी ऑनेस्ट, काम मैं वही करती हूँ जो मुझे रूटीन में पहले करती थी, अब भी वही कर रही हूँ, लेकिन वो प्रेशर माइंड पे जो है वो कम हो गया है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें हम करेंगे वैसे वैसे अपने पेशेंट को भी हम हील कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हमें अपने जीने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि कुछ तो अनहेल्दी था जो हम यहाँ पे हैं। आप ये मेरी बिल्कुल एक ठीक कह रहे हैं। definitely। जब हम ये कहते हैं रिकवरी प्रोग्राम, इट्स नॉट ओनली कि वो हमारे पेशेंट को हेल्प करता है, इंक्लूडिंग अस, वो हमें बहुत हेल्प करता है। कहते हैं हर गैजेट का एक मैनुअल होता है ऑपरेट करने के लिए कि कैसे इसको चलाना है, बट हाउ टू लिव लाइफ कोई ऐसा मैनुअल, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसी कोई कोडिंग ही नहीं आई है कि हम उसको पढ़े और ज़िंदगी जी ले। पर जब हम इन कुर्सियों में बैठते हैं तो वो मैनुअल दिखना शुरू हो जाता है, इमोशंस क्या है, मूड क्या है, रिश्ते क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एंगर क्या है, इनको समेटना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है।
सो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे बैठते हैं, बट ऑल दैट रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती है कि आपको बस ओपन माइंडेड होके यहाँ पे बैठना होता है। वो रेजिस्टेंस वाला फेस कि मुझे सब पता है, जहाँ मेरे घर में सब कुछ ठीक है, मुझे सब आता है, ये रेजिस्टेंस से निकल के सिर्फ क्लोज माइंडेडनेस से निकल के ओपन माइंडेडली आपको बस यहाँ पे बैठना है, वो प्रोग्राम अपने आप आपके अंदर जाना शुरू हो जाता है। ऑल दैट दिस नीड योर प्रेजेंस कि बस आप इन कुर्सियों में कान आंख खोल के बैठें, प्रोग्राम अपने आप धीरे धीरे आपके अंदर जाना शुरू हो जाता है और फिर आपको लगता है कि लाइक एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। वो आपकी राइट आपका जो प्रोपोर्शन है आपके काम करने का वो दिख जाता है। काम हम वही कर रहे होते हैं पर थक रहे होते हैं, अक गए होते हैं, बट अब हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि यार है क्या। सबसे बड़ी राहत तो यही मिल जाती है कि यार बीमारी है, अच्छा मेरे साथ मैं अकेली नहीं हूँ। घर पे बैठ के तो लग रहा होता है कि मैं असहाय, मेरे साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई। जब हम इन कुर्सियों में बैठते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, मेरी इस जर्नी में कितने लोग हैं इस बीमारी में। और फिर ये धीरे धीरे एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है फेलोशिप का, कि जहाँ पे हम एक दूसरे को समझना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि कॉमन क्या चीज़ है, पेन। इनकी भी दर्द है, आपका भी दर्द है, जो एक दूसरे को समझ रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिकवरी प्रोग्राम। मूविंग फॉरवर्ड, मैं बोल रही थी कि हमने अभी तक 3 बिहेवियर्स किए। फर्स्ट इज प्रोवोकिंग, दैट इज उकसाना। सेकंड इज इनेबलिंग, दैट इज डुल जाना, प्यार करना और इस तरीके से हेल्प करना जहां हम कुशन कर रहे हैं, उसकी बीमारी को कम कर रहे हैं, उसको नतीजे नहीं भुगतने दे रहे। थर्ड इज कंट्रोलिंग, जहां पे हम उसकी बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट और राइट थेरेप्यूटिक वे से नहीं कर रहे हैं, हम अपने तरीके से उसकी बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे चले गए, पैसे रोक लिए, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकाला, बांध के रख लिया। कितनी फैमिलीज हैं जिन्होंने संगली से बांध के रखा हुआ है अपने पेशेंट को। अच्छा, कभी ये संगली से बांधा और कभी बहुत कॉमन होता है कि लाइक कि मैं पेटी कारी सुटवा देना तो घरे बैठ के पी ली। हाँ, कितनी वाइफ्स हैं उन्होंने साथ पीनी शुरू कर दी जस्ट फॉर द सेक कि तुम बाहर दोस्तों के साथ ना पियो। ये दिस इज ट्रूथ कि हाँ मैं 2 पैग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं लाया करांगी घर बैठ के, तुसी अपने दोस्तों कोल ना जाना। एंड देन उसके बाद के लाइक कि बेटा तू चिट्टा ना कर, तू रोज शराब पी ली। मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेबिट कार्ड रख लिया, क्रेडिट कार्ड रख लिया, क्योंकि नहीं समझ आ रहा होता, हमें लगता है जंदरा लगा दो। हमारे एक पेशेंट को 30 दिन कमरे में रखा गया था चाबी बांध के कि वो कमरे से ही ना बाहर जाए, और आपको लगता है कि उसका नशा नहीं आया था, वो खिड़की से आ गया था ऊपर। उसको फ़ोन मिला तो उसने वो बोला कि लाइक कि रस्सी के साथ ऊपर भेज दी, मैं चुन्नी लटका दूंगा या रस्सी लटका दूंगा। तो कंट्रोलिंग, आपको आप बताइए कि जो ये कंट्रोल करने की कोशिश की, क्या उसने बीमारी को ठीक किया? कभी वर्क नहीं किया। नेवर वर्क्स। किसी तरह की कंट्रोलिंग कभी भी वर्क नहीं करती। ये हमें इस चीज़ को, सारी फैमिलीज को और इंक्लूडिंग वी पीपल, हमें भी इस चीज़ को रियलाइज करना है कि कंट्रोल से ये कभी ठीक नहीं हो सकता, नेवर एवर। नेक्स्ट इज व्हाट इज कोडिपेंडेंसी। ये भी मिलता जुलता हमारा एक चौथा जो है मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, जो हम करते हैं बीमारी को टैकल करने के लिए। कोडिपेंडेंसी का मतलब है कि हम रोगी के साथ हम रोगी बन गए हैं। आईसीयू में एक बेड लगा है, दूसरा हमने खुद का लगा लिया, ठीक है। तो हम अपनी लव्ड वन की टेक केयर कर सकते हैं। यहाँ पे जब फैमिलीज फ्रूट्स और ये सब लेके आती है, मैं उनसे पूछती हूँ आपने खाया है फ्रूट, आपने खाए हैं बादाम, आपने खाई हैं पंजीरियां, क्योंकि आपको चाहिए, क्योंकि आपने अपने लव्ड वन की करनी है। फिर वो हमें बोलते नहीं मैम तुसी बड़ा सिर खपाने हो, फिर तुसी खाओ, क्योंकि असी ते घर बैठे हाँ, तुसी इन्ना कोल रहना है। सो सानू आर वी टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स कि हमने इतनी बड़ी एक तो बीमारी जो स्ट्रगल हमारी लाइफ में आई है उसके साथ करना है, दूसरा हमने अपने लव्ड वन को सपोर्ट करना है। तो क्या हम अपना टेक केयर कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। हम अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं। पहले दिन हालत देखने वाली होती है मदर्स की और वाइफ्स की, वो जिस हालात में हमारे पास आती हैं, और जब वो एवरी सैटरडे आते हैं, सो वी कैन सी यू आर नाउ ग्रूमिंग, मेकअप होता है थोड़ा, सो वी फील गुड अबाउट इट दैट यू हैव एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। बिकॉज ये सब हम भूल जाते हैं, हम अपना आप गंवाना शुरू कर देते हैं अपने लव्ड वन को टेक केयर करने में। आप खुद देखो, आप आईना अगर देखो कि जब आप बीमारी को कंट्रोल, प्रोवोक या इनेबल करने की कोशिश कर रही थी, क्या हुलिया बना लिया था आपने अपना, क्योंकि हम अपना आप गवा रहे थे। वी वर लूजिंग एवरी बिट और आवर सेल्स एवरी डे, ईच मोमेंट।
था ऐसे कि नहीं था? अब हमें टाइम मिल रहा है बिकॉज वी आर इन अ राइट ट्रीटमेंट, हमें तसल्ली है, हमारा लव्ड वन ठीक है, हम सही रास्ते पे हैं, वी आर ऑन राइट अप्रोच, राइट ट्रीटिंग टीम इज देयर टू गाइड अस, तो हमें थोड़ा सा राहत और थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिल रहा है। अब हम उतनी बीमार नहीं है, हम रोगी नहीं बन रहे हैं हम। जब कोड डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो इसको दूसरा शब्द देते हैं शेडो इलनेस। शेडो इलनेस का मतलब कि एक इंसान तो बीमार था, उसकी परछाई में जो उसके संपर्क में आ रहा है, जो उसके साथ डील कर रहा है, वो भी बीमार हो गया। मतलब ऐसा रिश्ता जो अनइक्वल हो गया, क्योंकि रिश्तों में क्या होता है, लेन देन का एक हिसाब चल रहा होता है, यू डू समथिंग आई डू समथिंग, बट यहाँ पे लेन देन में अनइक्वल कैसे हो गया, अनफेयर रिश्ता कैसे हो गया कि एक इंसान सिर्फ दे ही जा रहा है, मतलब आप लोग सिर्फ करते जा रहे हो, और दूसरा इंसान आपका लव्ड वन सिर्फ टेकिंग मोड में, रिसीविंग मोड में। और अगर दे रहा है तो सिर्फ पेन दे रहा है। हमने यहाँ पे ना वो दिलजीत का गाना, किसी ने सुना हो, दिलजीत दोसांझ का पीड़ वाला गाना है, तेरी दित्ती पीड़ मैं सांभ सांभ रखी। वो डिपेंडेंसी अगर किसी ने समझना होगा तो उस गाने को देख लेना। बाय हमने एक दिन प्रोजेक्टर पे भी लगाया था, तो अगर आप जाओगे अभी रास्तों में जाते ना, वो पीड़ गाना सुनना कि तेरी दित्ती पीड़ नू मैं हंस के हंडाया, कुछ ऐसा है कि जो तेरे से पीड़ भी मिल रही है ना, मैं उसमें ही बहुत खुश हूँ। मैं तेरी जुत्ती तेरा मन कितना तू पावे तू लावे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कि हम अपना रोल, हम अपने वजूद को खत्म कर देते हैं सिर्फ उस इंसान के आगे, मतलब हम बिल्कुल कठपुतली बन जाते हैं, और कठपुतली उतारे कौन चला रहा होता है, बीमारी, ना कि हमारा लव्ड वन। और इसलिए हम थक जाते हैं इस रिश्ते में। हमें लगता है कि जिसको हम कहते हैं ना शहीदे वफा, कि मैं अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर कर दूंगी उसकी हर जरूरत पूरा करने के लिए, उसके लिए मुझे किस हद तक पे जाना पड़े, मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं पैसे उधार मांग लूंगी, मैं उसकी हर ज़रूरत को पूरा करूंगी। ये है कोडिपेंडेंसी, कि जहाँ पे मैं अपना, मेरा जो सेल्फ था वो खो गया, और सिर्फ किसका वजूद एग्जिस्टेंस में है, उस लव्ड वन का जो बीमारी में है, वो आपको चला रहा होता है। तो ये कि चौथा जो हम कहते हैं कि एक बिहेवियर कोडिपेंडेंसी में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम खुश करने में लगे होते हैं, हमें लगता है कि ये छोड़ ना जाए, हमारे अंदर ये डर बड़ा बैठा होता है कि ये मेरा प्यारा अगर मेरा छोड़ गया तो मैं क्या करूंगी। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, क्योंकि 10-12 साल माओ ने सिर्फ बच्चे के अपने काम किए होते हैं, जब वो बच्चे ठीक होने शुरू हो जाते हैं उनको कहीं ना कहीं विड्रॉल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग वेला हो गया, क्योंकि सारे टाइम तो चिंता में ही दिमाग था ना हर टाइम पे। जब चिंता खत्म होती है तो उनसे ये जो एक नॉर्मल स्टेबिलिटी वाली जो एक फेस आता है, वो उसमें घबरा जाते हैं कि मैम ये क्या हो गया हमारे साथ, बिकॉज यू गो। हाँ जी, आप बड़ा हंस रहे हैं। तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया ये स्टेज? मैं अभी भी कर रही हूँ। अभी भी यही कर रहे हैं। भी थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है ना, जैसे हाँ। मैं अभी भी उसको मतलब कि मतलब कि थोड़ा सा उसमें तो 4 से 6 के बीच में ही रहना चाहिए, जबकि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं हम भी ना ज्यादा ऊपर चले जाएं, फिर नीचे आना पड़ेगा। अब को डिपेंडेंसी में अब आप आइडेंटिफाई करना, एक सिचुएशन देती हूँ, ठीक है, वो हंस रहा है तो मैं हंस रही हूँ, वो रो रहा है तो मेरे अंदर भी रोटी नहीं जा रही, ये है को डिपेंडेंसी। उसने खाना नहीं खाया, वो तो नशा करके आया है, मैं खाना नहीं खा रही क्योंकि मेरे को उसके लिए हो रहा है कि हाय मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया। यहाँ पे फ्राइडे को कॉल जाती है, अगर सोचो माँ घर पे रोटी लेके बैठी होए और यहाँ से फोन जाए, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ स्वाद नहीं लग रहा कुछ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ मिस कर रहा मैं खाना, क्या माँ के गले से वो खाना उतरेगा? नहीं। ठीक है, मेरा ਇੱਥੇ जी नहीं लग रहा, सानू रातां दी नींद उड़ जाती है। इतने कितनी फैमिलीज, कितनी मदर्स यहाँ पे आती हैं कि जब से ये यहाँ पे मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो बात यह है कि हम रोगी के साथ हम भी रोगी बन गए हैं, हमारे अंदर भी वो इलनेस, वो शैडो इलनेस हम में भी आ गई है। तभी तो हमें भी, हम जब कहते हैं फैमिली डिजीज़ है, तो हमें भी अपने तौर तरीके, अपनी सोच विचार ठीक करने की ज़रूरत है। तो प्रोवोकिंग नहीं करनी, एनेबलिंग नहीं करनी, कंट्रोलिंग नहीं करनी, को डिपेंडेंट नहीं होना, तो करना क्या है? ठीक है, हम अब तक ये चीज़ें कर रहे थे क्योंकि हमें ट्रीटमेंट का नहीं पता था। सो मूविंग फॉरवर्ड टू दिस कि हम करें क्या एज अ फैमिली मेंबर, हमारा एज अ फैमिली रोल क्या है अपने लव्ड वन की रिकवरी में। सो हाउ फैमिलीज कैन फिक्स देयर वो वाले बिहेवियर जो कि अभी तक काम नहीं आए।
एजुकेट देमसेल्व्स ऑन एडिक्शन एज अ डिजीज। एजुकेट करो अपने आप को कि क्या बीमारी है, बीमारी में पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे, बीमारी में पेशेंट कैसी कैसी बातें करेगा, बीमारी में या रिकवरी में पेशेंट कौन सी स्टेज में है, वो अभी डिनायल में है, अभी ऐसी बात करेगा। मैंने अभी फैमिली से बात कर रही थी तो मैंने उनको बोला कि आपने उसके सवाल या उसकी बातें सुननी है, पर उसके सवाल और उसकी बातें सुन के परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उसके जो सवाल और उसकी जो कंफ्यूजन और बातें आ रही है वो उसकी बीमारी अभी कह रही है। तो आपने उसकी बातें सुन के, उसके सवाल सुन के कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। यू जस्ट हैव टू लिसन। और अगर आप परेशान हो, वी आर द राइट पीपल टू टॉक टू। अगर उसको नींद नहीं आ रही, वी आर देयर। अगर उसको खाना ठीक नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वी आर देयर। दवाइयाँ क्या चल रही हैं, वी आर देयर। हमने फोन पे ये नहीं पूछना, अच्छा तेनू नींद आई राती, अच्छा फिर वो नींद नहीं आती तो तेनू गोली दे देंगे ने, किन्नियां दवाइयां चल रही हैं तेरियां। ये नॉर्मल पेरेंट्स किससे बात कर रहे होते हैं, उस इंसान से जिसको उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए लाया होता है। तो क्या हम और बीमारियों में ऐसे करते हैं, हमारा पेशेंट आईसीयू में हो तो हम उसकी अपडेट किससे लेते हैं, डॉक्टर से। पर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, फोन पे क्या बातें होती हैं पेशेंट से, तेनू रोटी मिली, तेनू खाना मिलिया, तेनू पचदा ठीक है, तेनू नींद ठीक आती है, तेरा जी लगता है, एवरीथिंग दैट इज टोटली अगेंस्ट। हम कहते हैं ये बातें आपने पेशेंट से नहीं करनी। वी आर हियर, डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, डाइटिशियन है, नर्सिंग स्टाफ है, इतना स्टाफ है 24/7। वी आर देयर एंड वी आर हियर एट फॉर योर सर्विस। हमारे से आप पूछो जो जो आपके कंसर्न्स हैं, बट from a right channel. Your patient, your loved one is not the right person to ask such questions. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, सेट फर्म एंड हेल्दी बाउंड्रीज। कैसे फिक्स करना है, आज तक हमारे घरों में दायरे ही नहीं थे, या तो बिल्कुल हमारी बाउंड्रीज डाइल्यूट हो चुकी थी या वॉल्स क्रिएट हो गई थी हमारे घरों में। डू यू अग्री कि या तो कोई दायरे नहीं थे, बाउंड्री, कोई हेल्दी बाउंड्री नहीं रह गई थी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, माँ और बेटे के रिलेशन में, या तो बिल्कुल ही जीरो बाउंड्रीज थी, वो हमें कुछ भी गालियां निकाल सकता था, हमें गालियां भी निकालता है, हमें कोसता भी है, धक्के भी मारे हैं उन्हें। ये क्या, ये निशानी है कि बाउंड्री है ही नहीं। हमने कभी उसको बोला ही नहीं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, हमने कभी उसको बोला ही नहीं बेटा मैं तुझसे प्यार करती हूँ बट ये जो तूने किया ना ये मेरे को बहुत ठेस पहुंची है। हमारे में हिम्मत ही नहीं थी ये बात कहने की। बिल्कुल बाउंड्री जीरो हो गई हैं, या बाउंड्री जीरो हो गई हैं या फिर दीवारें खड़ी हो गई हैं। दीवारों का मतलब है कि अब हम कोई बात ही नहीं कर रहे, तूने गालियां निकाली जा, मेरे को कोई फर्क नहीं। मैंने अपने इर्द गिर्द एक वॉल खड़ी कर लिया जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हेल्दी दायरे, बनेरे बनाने हैं। हम कहते हैं जब हमारे पुराने घरों में छतों पे बनेरे होते थे ना, हम दूसरे की छत पे जाते थे, खेलते थे, गुड्डी उड़ाते थे, वापस अपने घर आ जाते थे, है ना। सो वो बनेरे अच्छे हैं, ठीक है। अगर बनेरे वो टूट जाएंगे तो भी गलत है। अगर वॉल्स खड़ी हो जाएंगी, आजकल तो किसी को नहीं पता नाल दे घर की हो रहा है की नहीं है, कोई नहीं दुध मंगन जा सकता, कोई नहीं चीनी मंगन जा सकता, 2 प्याज दे दो, 2 टमाटर दे दो, है ना। सो कोई नहीं जा सकता। तो वो क्या है कि ना बिल्कुल जीरो बाउंड्रीज चाहिए, ना वॉल्स चाहिए, हमें बनेरे चाहिए, हमें बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज चाहिए अपने घरों में कि ये बेटा ये बात मैं इसमें तेरी हेल्प नहीं कर सकती, ये तेरी बीमारी को मैं नहीं बढ़ा सकती, मुझे ना भी कहनी है बट बाउंड्री समझते हुए कहनी है। नेक्स्ट इज इंकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग, हमने कंट्रोल नहीं करना, हमने क्या करना है, जिम्मेवारी उनको छोटी छोटी देनी शुरू करनी है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को समझ रहे हो, बीमारी को समझ रहे हो, उनके साथ आगे डील कैसे करना है, आप उसकी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि मैं अपने आप को 4 से 6 के बीच में रखूंगी क्योंकि ये बड़ा टफ टास्क है। तो सारे दिन में इतने चैलेंजेस आते हैं कि हम 6 से बाहर हो जाते हैं, जहाँ कोई अनप्लेजेंट न्यूज़ आती है तो हम 4 से नीचे खिसक जाते हैं। तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने आप को 4 से 6 में रखूं, क्योंकि वहां से अगर गुगली आई, वहां से वो कोई गेंद ऐसी आगे जिससे मैं नहीं खेल पाया तो मैं तो आउट हो जाऊंगा। तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि मैं उतने स्किल्स सीखूं, ठीक है, जिससे मैं अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट कर सकूं। मैं शार्पनिंग द सॉ, मैं अपने आप की जो स्किल्स हैं उसको पॉलिश करता रहूं। और दूसरा
छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं देना शुरू करूँ। मैंने अब क्या किया था, पहले इनेबलिंग की थी, इनेबलिंग की जगह अब मैं क्या करूँ, उसको छोटे छोटे काम देना शुरू करूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे डेलीगेट करना, ये स्किल हमने सीखना है। एंड द नेक्स्ट इज सीक सपोर्ट फॉर योरसेल्फ। दैट इज कि अगर आपको लगता है ये सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स आपके लिए हैं, मॉर्निंग मीटिंग्स भी आपको भेजी जाती हैं कि ताकि आपको डिजीज कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। शाम की लाइव मीटिंग्स वो भी आपके लिए, आपको सब्सक्रिप्शन फ्री दी हुई है उसके लिए भी, ताकि द मोर आप इस बीमारी के बारे में यू कैन अपने आप को एजुकेट। ठीक है, इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपका कोई अनरिजॉल्व इशू है, जहाँ आपके कुछ इमोशंस हैं जिनको आप अपनी आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन कम फॉर योर पर्सनल सेशंस। अपनी थेरेपी के लिए भी आ सकते हैं, बिकॉज एक एडिक्ट के साथ रहना बहुत एग्जॉस्टिंग है, बहुत टायरिंग होता है और बहुत पेनफुल कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए होते हैं जो हम लेट गो नहीं कर पाते। कई बार वाइफ्स के अंदर इतनी रिजेंटमेंट्स आ जाती हैं, बच्चों के अंदर रिजेंटमेंट्स आ जाती हैं टुवर्ड्स अपने फादर को लेकर, जिनको वो लेट गो नहीं कर पाते कि ही इज़ द मैन, ये कल्परेट था जिसने घर में सब कुछ खराब किया, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। सो कई बार एज अ वाइफ, एज अ मदर, कि कोई शब्द कोई बच्चा बोल देता है, हमसे वो आज तक नहीं भूल रहे हैं, हम आगे नहीं मूव फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, तो हम अपनी थेरेपी, अपने सेशंस पे अपने उन अनरिजॉल्व इश्यूज के लिए बात कर सकते हैं कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हम सबके घर डिफरेंट होंगे, हम सबके घर का इन्वायरमेंट, हर घर के अपने इश्यूज होंगे, तो हमें लगता है कि ये एड्रेस नहीं हो रहा, लेट मी गो फॉर 1-to-1, वी आर वेलकम फॉर दैट। लास्ट है फोकस ऑन सेल्फ केयर एंड पर्सनल वेलबींग। हमारी बहुत ही डेडिकेटेड फैमिली काउंसलर्स की टीम है जो आप लोगों के कंसर्न्स, डाउट, फिक्रों के लिए काम करते हैं। मुझे पता है आप लोग हमसे मिलना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज अभी भी कहीं ना फोकस ना ये होता है कि मैं अपने पेशेंट के बारे में जान लूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पेशेंट की थेरेपिस्ट कौन है, जब वो बुलाएंगे मैं तब जाऊंगी। फैमिली काउंसलर्स की ना कई बारी हमें बहुत मतलब ये होता है कि हमें रिपोर्ट मिलती है कि मैम मैं तो कब से फैमिली को बुला रही हूँ पर काउंसलिंग, बट वो फैमिली नहीं आ रही है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि फैमिली अपने ऊपर काम करना नहीं चाहती, वो सिर्फ अपने लव्ड वन के बारे में जानना चाहती है, यहाँ आना चाहती है, हमसे मिलना चाहती है, उसकी मेडिसिन पूछना चाहती है, बट फैमिली अपने ऊपर काम नहीं करना चाहती। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी केयर के लिए, अपने वेलबींग के लिए, ठीक है, प्लीज जब जब आपको फैमिली काउंसलर्स बुलाते हैं, सेशंस आपके ऑनलाइन बुक करते हैं, प्लीज बी अवेलेबल फॉर योर ओन वेलबींग, बिकॉज आपके लव्ड वंस का जो टेक केयर है वो हम लोग कर रहे हैं। वी विल मीट यू, वी विल अपडेट यू एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम आपने अपनी भी टेक केयर करनी है। So the right family approach, encourage treatment without forcing it. मैं तुम्हारी सारी बात मान सकता हूँ, बट मैं इलाज के दायरे के बाहर नहीं जा सकता। बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट ये ट्रीटमेंट के हक में नहीं है। तुम्हारी ये बात का चलो तुम्हारी टीम से पूछ लेते हैं। तो यू हैव टू इंकरेज अपने लव्ड वन को। वी आर पार्ट, जैसे हमने यहाँ पे मैम ने बोला था कि ब्रिज हैं हम आपके, तो हम ब्रिज को यूज तो कर लें दोनों के बीच में, इस ब्रिज को यूज तो कर लो कि ये सिचुएशन आ रही है, हाउ टू वी गो अबाउट इट। तो उस तरह से आप इंकरेज करें ट्रीटमेंट को उसके, ना कि इस ट्रीटमेंट को एज अ लाइक कि कोरेसिव की तरह एक यूज करें कि हुन तू कर नशा तेन उत्थे सुट आवांगी। तो दिस प्लेस इज अ ट्रीटमेंट सेंटर, नॉट कि कोई एक फेयरिंग जोन की कोई गलत कुछ करेगा तो उसको यहाँ पे फेंक देंगे, सुट देंगे। जब आप ये ऐसे शब्द बोलते हो तो उनके अंदर भी ये रजिस्टर होते हैं कि मैनू सुटता, मैनू ऐसे छड़ गए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, ये कोई पनिशमेंट सेंटर पनिशमेंट सेंटर है, कोई बैड हैबिट्स थी जिसको ठीक करने के लिए हमने सुधार सेवा केंद्र में भेज दिया है। सो दिस इज अ रिहैब, इज अ ट्रीटमेंट सेंटर, एक हॉस्पिटलाइज साइंटिफिक मतलब एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम चल रहा है। द नेक्स्ट इज बी पेशेंट, रिकवरी टेक्स टाइम। रिकवरी हम हमेशा कहते हैं प्रोसेस है, एक दही को भी जमने में ना 5 से 6 घंटे लगता है, क्योंकि वो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, बैक्टीरिया ने ग्रो करना होता है। एंड रिकवरी के सीड को भी पूरा फ्रूट में बदलने में इट टेक्स टाइम। कोई ऐसा मैजिक फांडा नहीं है कि हम ऐसे 1 2 3 एंड गो। रिकवरी इज अ प्रोसेस, एंड प्रोसेस कोई भी होता है उसमें चेंजेस आने में इट टेक्स टाइम। तो हमको थोड़ा सा मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक ग्राउंड में रखना है, हमको पेशेंस रखनी है।
क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि भाई अब 3 महीने का प्रोग्राम हो गया, तू काम पे नहीं जा रहा, अब तू उठ क्यों नहीं रहा। अंडरस्टैंड दैट ब्रेन डिसऑर्डर था, एडिक्शन के साथ डुअल डायग्नोस था, तो उसकी लाइफ को वापस नॉर्मलेसी में आते टाइम लगेगा। नेक्स्ट इज सपोर्ट, डोंट कंट्रोल। अभी तक जो हमने किया, प्रोवोक, इनेबल, कंट्रोल, को डिपेंडेंट हो गए। हमारी एनर्जी, मैंने कहा हमें अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है। हमें अपनी एनर्जी उन बिहेवियर्स पे नहीं लगानी, हमें अपनी एनर्जी सपोर्ट में करनी है। बिकॉज आप अपने लव्ड वन को ठीक नहीं कर सकते, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप उसको उसकी रिकवरी में सपोर्ट कर सकते हो। और सपोर्ट, राइट तरीका सपोर्ट का क्या है कि उसकी बीमारी के बारे में जानना, सिम्टम्स जानना, डायग्नोसिस जानना, दवाइयों के बारे में जानना, वो क्या उस फेज में है वो जानना, अपने ऊपर काम करना, अपने आप को एजुकेट करना, अपने वेलबींग, अपने इमोशंस, अपने मूड का ध्यान रखना। सो दिस इज द राइट अप्रोच टू सपोर्ट योर लव्ड वन। ये आप यहाँ से एक भ्रम तोड़ के जाओ कि आप उसकी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू आर हेयर टू सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेट योरसेल्फ अबाउट एडिक्शन एंड स्ट्रेंथन फैमिली बॉन्ड्स। एजुकेट, वो हमने बार बार बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर दिया है कि बीमारी के बारे में जानिए। जितने सवाल हैं हमसे पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, जिसका सवाल है, कोई डाइट के बारे में पूछना है आप पूछिए, ठीक है। एंड लास्ट इज कि अपनी फैमिली बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करिए, क्योंकि क्या है कि जब ये बीमारी घर में आती है तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलती है, हमें आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट कर देती है। हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती है। बट अंडर प्ले वो कौन कर रहा होता है यहाँ पे? बीमारी। बीमारी। मजे कौन ले रही होती है? बढ़ कौन रही होती है? बीमारी। तो जितना आप अपने रिश्तों पे काम करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे बॉन्ड को, सो वो वी मतलब एक दूसरे के वर्सेस नहीं है, वी वर्सेस द डिजीज हो जाएगा। सो जब हम वी एज अ टीम, एज अ फैमिली मेंबर हम इकट्ठे होंगे तो हमारी ताकत उतनी नहीं होगी जितनी बीमारी की है, बट स्टिल वी हैव दैट स्ट्रेंथ टू फाइट विद द स्ट्रगल जो हम इतनी देर से कर रहे हैं। तो दीज वर द राइट अप्रोचेज जो हम फैमिलीज अपने लव्ड वन को सपोर्ट कर सकती हैं। सो यहीं पे हम अपनी मीटिंग का जो आज का एजेंडा है वो फिनिश करते हैं। बिफोर वाइंडिंग अप, किसी का कोई सवाल, किसी ने कोई शेयरिंग करनी हो, एनीबडी? आई होप हमने आज अपने वो बिहेवियर समझे जो हमने नहीं करने, एंड उन चीज़ों को समझा जो हमें राइट अप्रोच करनी चाहिए। सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टिल 2